ये 2 घंटे में नॉर्थ अमेरिका पढ़ा है तो रिकॉल करेंगे। अगर हमने 50% भी रिकॉल कर लिया तो मैं आप पूरी ईमानदारी देखेंगे हमने कहाँ से शुरू किया था, वहीं से आप सोचना है आपको। देखना, ज्योग्राफी पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ देखने का। देखना है, ब्रेन में इमेज बनानी, इमेज को रिकॉल करना। आप तो जान, आप किसी को देखते हैं तो फिर कभी नहीं भूलते। ऐसे ही आपके लिए ज्योग्राफी एक बार देखेंगे तो आप कभी नहीं, लेकिन दिल से देखो उसको, पूरी ईमानदारी। सबसे पहले हमने ये देखे नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले हमने देखा, सबसे ऊपर देखेंगे कनाडा। कनाडा के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद मेक्सिको के बाद ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के बाद आपको बेलीज, बेलीज के बाद एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर के बाद आप देखेंगे तो होंडुरास, और होंडुरास के नीचे देखेंगे तो आपको निकारागुआ, फिर कोस्टा रिका, फिर आपको पनामा। फिर हम और जब आगे की तरफ चलते हैं तो हमें कैरिबियन देश मिलते हैं, जिन्हें हम बनाना कंट्री, वेस्ट इंडीज ने देखा, बहमास। फिर हमने क्यूबा, क्यूबा के नीचे जमैका। फिर हम क्यूबा से जब आगे की तरफ जाएंगे तो हम दो देश मिलेंगे, एक का नाम है हैती, एक का नाम है डोमिनिक रिपब्लिक। फिर हम आगे की तरफ जाएंगे तो हम प्यूटो रिको, ठीक है। और जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो ट्रिनिडाद टोबैगो मिले। यही हमने देखा कनाडा की राजधानी ओटावा, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, राजधानी मेक्सिको सिटी, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी, एल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर, ठीक है, निकारागुआ की मानागुआ, कोस्टा रिका की अंजोश, पनामा की पनामा सिटी। एक दो हमें याद रखना है, जैसे बेलीज, बेलीज की हो जाएगी बेलमोपान, और होंडुरास की हो जाएगी टेगुशिलप्पा, हमें याद करना है। और कोस्टा रिका की हो जाएगी, थोड़ा हमें ध्यान देना है। थोड़ा सा जब हम और आगे चले तो क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हमेना, हवाना, और बहमास, मैंने कहा ना जो मांस खाएगा वो ज़्यादा नशा हो जाएगा तो नशाऊ। फिर जमैका की राजधानी किंगस्टन, जमैका के हुसैन रेस के राजा थे, किंग थे। हैती की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस। आगे की तरफ आएंगे, जब आप ये देखेंगे ना, ये दो कंट्री बड़े महत्वपूर्ण, जैसे आप बेलीज को देखेंगे ना तो बेलीज केवल अटलांटिक महासागर के तट पे है, जबकि आप इसको देखेंगे, ये वाला एल सल्वाडोर पे, एल सल्वाडोर आपको पूर्णतः मिलेगा प्रशांत महासागर। ये हमने पढ़ा। इसके बाद फिर हमने एक एक करके इसको पार्ट में बांटा। पहले हमने देखा आर्कटिक महासागर के एरिया में द्वीप हैं, सागर हैं, खाड़ी हैं, जल संधि। हमने एक लॉजिक लगाया था कि सबसे पहले हम रुके ब्यूफोर्ट सागर। अब जब हम ब्यूफोर्ट सागर गए तो ब्यूफोर्ट सागर के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें एक बैंक में, बैंक आइलैंड बोल, और जब हम बैंक में पहुंचे तो हमने देखा कि बैंक में दो महारानियों के खाते हैं, एक का नाम क्वीन एलिजाबेथ और दूसरे का नाम विक्टोरिया। तो दो आइलैंड हो गए, एलिजाबेथ आइलैंड और विक्टोरिया आइलैंड। थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो हमें बैफिन आइलैंड मिला। थोड़ा सा हम और आगे की बढ़े तो हमें बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी मिली। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे जो कब्जा किया है, अब उसका जो अगला टारगेट है वो ग्रीनलैंड है। लेकिन आप जब ग्रीनलैंड को आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, एक क्षेत्र में है जिसकी आबादी लगभग 55,000 है। की राजधानी नुक है। लेकिन ग्रीनलैंड जोग्राफिकल एरिया में देख, जोग्राफिकल रूप से देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इस पर डेनमार्क का कब्जा है, जो यूरोपियन कंट्री है। अब अगर अमेरिका इस पर कब्जा करेगा तो डेनमार्क भी चुप नहीं बैठेगा। यहाँ पे संसाधन खनिज वगैरह बहुत ज्यादा है। डेनमार्क भी नाटो का देश है, नाटो का सदस्य है, अमेरिका भी नाटो का सदस्य। आप नाटो के बारे में तो जानते ही हैं, क्या है नाटो की स्थिति। बस 32 लोगों का एक ग्रुप है, 32 लोगों का, और अगर एक का कहीं झगड़ा होगा तो सारे मिल के उसको मारेंगे। अब एक बात बताओ, दोनों ही उसी के सदस्य हैं, और जब दोनों ही आपस में लड़ेंगे तो बहुत बड़ा विवाद होगा, नाटो गठन खतरे में आ जाए। अब जो भी होगा पता चलेगा। पर ये आप जो डेनमार्क दिख रहे हैं, डेनमार्क, डेनमार्क और वेफेन आइलैंड के बीच में एक जल संधि बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डेविस, डेविस जल संधि, इसको अलग करेगी। थोड़ा सा हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर हमने क्या देखा, अटलांटिक महासागर का हमने एरिया देखा, अलग अलग हमने। अटलांटिक महासागर हमने कहाँ से शुरू किया, सबसे पहले हमने जेम्स बे, फिर हमें क्या मिलेगी हडसन बे, फिर हमें लेब्राडोर, लेब्राडोर सी मिलेगा, और हमें लेब्राडोर पेनिनसुला। थोड़ा सा हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें न्यू फाउंडलैंड मिलेगा, न्यू फाउंडलैंड इसका ही। तो ऊपर से तो आती है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, नीचे से जाती है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। और ठंडी और गर्म जलधारा जहाँ भी मिलती हैं वहाँ मछली के लिए एक महत्व खास पाई जाती है, जिसे हम प्लैंकटन बोलते हैं।
तो बड़े पैमाने पे मत्स्यन उद्योग है यहाँ पे, जो प्राइमरी सेक्टर में आता है। न्यू फाउंडलैंड के पास और जाएंगे तो आपको सेंट लॉरेंस की खाड़ी मिलेगी, लॉरेंस, और वहाँ जा करके गिर जाती है। सेंट लॉरेंस के बाद आएंगे तो एक कंट्री पर एक राज्य पड़ेगा, नोवा स्कोशिया, जिसकी राजधानी हैलिफैक्स, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको हैलिफैक्स मिलेगा आपको यहीं पे। फिर आप और थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे उसके नीचे तो आपको एक लॉन्ग आइलैंड मिलेगा, लॉन्ग द्वीप। लॉन्ग द्वीप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत फेमस शहर अमेरिका का न्यूयॉर्क, जो लॉन्ग द्वीप पर स्थित। अब न्यूयॉर्क के बारे में आप जानते हैं, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, अपने आप में उसका एक वजूद है न्यूयॉर्क, इसीलिए हमें याद रखना लॉन्ग द्वीप क्या है। थोड़ा सा जब हम और आगे की तरफ जाएंगे तो एक हमें न्यूयॉर्क के बाद जब हम वाशिंगटन को निकलेंगे, जैसे बोस्टन पड़ता है, फिर वाशिंगटन की तरफ जाएंगे, तो जब वाशिंगटन की तरफ जाते हैं तो बीच में एक खाड़ी पड़ती है जिसका चेसिपिक बे। अब जो चेसिपिक बे है वो भी बड़े महत्वपूर्ण है, वो मोतियों के लिए बहुत फेमस, मोतियों का प्रोडक्शन बड़े फेमस। थोड़ा सा और वहां से आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक जगह मिलेगी, कैप हैट्रस। दुनिया की सबसे लंबी अपतट रोधिका है कैप हैट्रस, यहाँ पे मिलेगी ये कैप हैट्रस। अब इसके बाद आप जाएंगे तो बहमास मिल जाएगा। बहमास के बाद फिर आप देखेंगे तो ये क्यूबा मिल जाएगा। क्यूबा के बाद आप देखेंगे तो ये हिस्पियोनोला द्वीप मिल जाएगा, जिस पर दो कंट्रियां, हैती और डोमिनिक रिपब्लिक। फिर आप आगे की तरफ जाएंगे प्यूर्टो रिको मिल। तो बहमास आपको दिखाई दे रहा है, वो एक कोरल आइलैंड है। जैसे हमारे यहाँ पे लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है, वैसे ये भी एक कोरल आइलैंड। और अगर ये जो द्वीप आपको दिख रहे हैं, इसके बारे में हमने क्या जाना था कि ये फ्लोरिडा है ऊपर, एक क्यूबा के ऊपर। फ्लोरिडा के बारे में क्या है कि अमेरिका की जो बहुत फेमस, सबसे प्रसिद्ध एजेंसी नासा, नासा कहाँ बनी है, फ्लोरिडा में बनी। अच्छा, जितनी भी स्पेस एजेंसी हैं वो हमेशा ये सोचती हैं कि हम बिल्कुल इक्वेटर लाइन के करीब अपनी एजेंसी स्थापित। जैसे हमने सबसे पहले जो रॉकेट लॉन्च किया था केरल के थुम्पा से किया, फिर अब हमारा जो मेन जहाँ से लॉन्च होता है सैटेलाइट, वो हमारा इसरो है जो आंध्र प्रदेश। तो हम इक्वेटर लाइन के बहुत समीप हैं। ऐसा क्यों है कि जितने भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो, अगर हम इक्वेटर लाइन के पास से लॉन्च करेंगे तो ग्रेविटी कम होती है, तो आसानी से लॉन्च। अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी, और फिर हम अगर सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो ग्रेविटी पृथ्वी पे अपना प्रेशर लगे, तो बहुत समस्याएं आएंगी और फेल होने के भी ज़्यादा चांस। तो नासा है फ्लोरिडा में। अब क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में एक वाटर स्टेट है जिसका नाम फ्लोरिडा की जल संधि। इधर क्या है, मैक्सिको की खाड़ी, इधर क्या है, अटलांटिक महासागर। पता चल गया किसको जोड़। ये मन में आपको सिर्फ एक फ्रेम बनाना है, आपने सब पढ़ लिया है, बस क्या है ना, हमें रिकॉल करना, सोचना, इमेज बनाना। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, यूकाटन का प्रायद्वीप है, तो यूकाटन की जल संधि किसको जोड़ेगी, मैक्सिको की खाड़ी को, और किसको। तो ये क्या लगा है आपका, ये कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। ठीक है। अब जो आपको ये द्वीप दिख रहे हैं ना, जैसे क्यूबा और ये हिस्पियोनोला, इनके बीच में भी एक जल संधि है, विंडवर्ड जल संधि, वो इन दोनों के बीच में। एक हिस्पियोनोला और प्यूटोरिको के बीच में भी एक जल संधि है जिसका नाम पासिच। अब जो आपको ये आइलैंड दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे आइलैंड कैरिबियन सागर में है, इसीलिए हम इनको कैरिबियन देश कहते हैं। ये बनाना का प्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए बनाना। ये वेस्ट इंडीज है। एक कहानी भी सुन कि पहले ये कहा कि खोज का दौर शुरू हुआ तो क्रिस्टोफर कोलंबस खोज करने आया भारत की, लेकिन वो रास्ता भटक गया तो इस एरिया में आ गया, और उसने देखा, उसने सुना था कि इंडियन लोग काले होते हैं। उसने भी कह दिया कि काले लोग हैं, और वो उन्होंने काले लोगों को देख करके उसने कह दिया कि इंडिया मिल गई, इंडिया की खोज हो गई। बहुत समय बाद फिर जब पुर्तगाल से वास्को ड गामा आया तो फिर उसने कहा कि इंडिया इधर है। उसने इंडिया के समुद्री मार्ग का जो खोज की, उसके बाद फिर लोगों को बताया कि इंडिया पूरब में है ना कि पश्चिम में। तो इसीलिए इंडियन जैसे लोग यहाँ पे लोग काले हैं, लेकिन काले नहीं है, रेड इंडियन टाइप। तो इसीलिए इनको वेस्ट इंडीज कहने। अब ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सब छोटे छोटे आइलैंड, जैसे आपने सुना होगा कि हमारा जो अंडमान निकोबार के जो आइलैंड है, अराकानयोमा पर्वत के हिस्से हैं, और अराकानयोमा हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का वो भाग जो म्यांमार में मुड़ा है उसको अराकानयोमा। और वही अराकानयोमा आगे जब बंगाल की खाड़ी में गया है तो डूब गया, तो जो जो टापू दिख रहे हैं वही क्या बन गए, अंडमान। ऐसे सेम जो ये आइलैंड दिख रहे हैं, पहले यहाँ एक पर्वत हुआ करता था। यहाँ पे एक पर्वत था ग्रेटर एंटलीस, जिसमें ये क्यूबा वगैरह ये आते हैं, और एक था लेसर एंटलीस, लेसर में ट्रिनिडाद टोबैगो वगैरह ये
एशिया। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था प्रशांत महासागर। अब प्रशांत, एक और पॉइंट उधर रह गया, हमने क्या देखा था लास्ट में, हमने देखी थी डेरियन की खाड़ी। एक हमारी लास्ट में एक डेरियन की खाड़ी मिलती है यहाँ पर, जैसे अगर आप देखेंगे बिल्कुल पनामा के पास डेरियन। फिर हमने देखा पनामा कैनाल के बारे में। पनामा कैनाल का क्या महत्व है कि पनामा कैनाल जो है वो आपको इधर से इधर जोड़ता है। जैसे एक अटलांटिक महासागर से अगर हम प्रशांत महासागर में व्यापार करना है तो पनामा कैनाल से होकर के हम इधर आ सकते हैं। जब पनामा कैनाल नहीं थे तो हम नीचे की तरफ जाते थे, जब घूम करके आते थे तब तो बहुत दिन लगते थे, समय की बर्बादी, तो व्यापार नहीं होता। तो व्यापारिक मार्ग से पनामा बहुत महत्व। अब व्यापारिक जलमार्ग होता है तो पोर्ट वगैरह भी होंगे। तो पनामा की जो राजधानी है पनामा सिटी, और उसकी बगल में ही एक और शहर है कोलोन। दोनों ही बहुत बड़े पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं। और इस नहर के पानी को कंट्रोल करने के लिए एक झील का निर्माण किया गया जिसका नाम कटुन झील। थोड़ा सा हम और आगे की तरफ जाएंगे, प्रशांत, ये आ गया हमारा इस साइड पूरा का पूरा प्रशांत। अब प्रशांत महासागर में हमने देखा सबसे पहले हमें कैलिफोर्निया की खाड़ी मिलेगी जो पूर्ण रूप से मैक्सिको। फिर हम कैलिफोर्निया के बाद हम देखेंगे वैंकूवर आइलैंड है, वैंकूवर आइलैंड के बाद क्वींस शार्लेट आइलैंड है, फिर हम देखेंगे अलेक्जेंडर आर्कियोपेलागो आइलैंड है। फिर हम और आगे की तरफ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अलास्का की खाड़ी में। फिर हम और आगे की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो फिर हमें मिलेगा अलूशियन आइलैंड का एक बहुत बड़ा समूह मिलेगा। फिर हम और आगे की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा, बेरिंग सागर मिलेगा। और बेरिंग सागर के बाद ही फिर हमें बेरिंग जल संधि, और बेरिंग जल संधि के ठीक ऊपर क्या है, रशिया साइबेरिया है, नीचे क्या है, अलास्का है। तो बेरिंग जल संधि किस किस को अलग करती है, अलास्का और रूस, या नॉर्थ अमेरिका को और यूरोप को अलग करती है। ठीक है। और हम फिर हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा पश्चिमी कार्डिलेरा। पश्चिमी कार्डिलेरा, कार्डिलेरा किसे कहते हैं, मोड़दार और लंबे मोड़दार फोल्ड माउंटेन पर्वतों के समूह को हम कार्डिलेरा बोलते हैं। अब ये पश्चिम में है तो पश्चिमी कार्डिलेरा। कार्डिलेरा का मतलब है लंबे मोड़दार समानांतर पर्वतों की कार्डिलेरा बोलेंगे। अब कौन कौन से समानांतर पर्वत हैं, तो आपको जो ऊपर दिख रहा है ना अलास्का में ब्रुक्स रेंज, ये ठीक नीचे देखेंगे अलास्का में अलास्का। फिर अलास्का से एक पर्वत निकलेगा सीधे इधर, इसका कोस्टल रेंज, कोस्टल तट, तो तटी पर्वत। फिर हमने बीच में देखा तो कास्केड रेंज। फिर हमने बीच में देखा सियरा नेवदा रेंज। फिर हमने लास्ट में ये देखा ये ब्रुक्स रेंज की सीध तो है रॉकी रेंज। अब ये सब के सब फोल्ड माउंटेन है, बस एक छोड़ करके जो सियरा नेवदा दिख रहा है ये ब्लॉक माउंटेन है, बाकी सभी फोल्ड माउंटेन है, नवीन पर्वत है, मुर्दार पर्वत है। ये जो आपको दिख रहा है ना रॉकी, इस रॉकी को ही अलास्का में ब्रुक्स बोलते हैं, इसी का हिस्सा है। और जो एक कोस्टल दिख रहा है इसी को हम अलास्का में अलास्का रेंज। थोड़ा सा हम और नीचे की तरफ आएंगे तो दो पर्वत हमें और मिलेंगे, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और माद्रे ओरिएंटल। जो ओरिएंटल है वो पूरब में है, ऑक्सीडेंटल। फिर हमने इनकी चोटियां देखी जो आपको ये ग्रीन कलर में दिख रही हैं। हमने सबसे पहले देखा सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आपको जो अलास्का दिख रहा है अलास्का रेंज पे एक सबसे है जिसका नाम, जिसको हम कहते हैं माउंट देनाली, माउंट मैकिनले, पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची। फिर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे कास्केड रेंज मिलेगी माउंट लोगान, और ये दूसरे नंबर की भी चोटी है पूरे नॉर्थ अमेरिका। फिर हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ आएंगे तो हमें कास्केड रेंज मिलेगी, और कास्केड रेंज की हमें तीन चोटियां मिलेगी, जैसे माउंट रेनियर दूसरी चोटी है, फिर मिलेगी हमें माउंट हुड, फिर मिलेगी हमें, फिर हम देखेंगे सेरा नेवदा मिलेगा, उस पर हम देखेंगे तो हमें बिटनी मिलेगी, बिटनी। फिर हम लास्ट में आ जाएंगे तो रॉकी पर्वत मिलेगा, और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची एल्बर्ट। इस रॉकी पर्वत पर जो हवा बहती है पवन, उनको हम बोलते हैं चिनूक हवाएं बहती। पढ़ेंगे आगे। फिर रॉकी पर्वत के बाद जब हम देखेंगे तो एकदम प्लेन एरिया आ जाएगा, समतल सपाट मैदान। उसके बाद जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो एक जगह मिलेगी, एक और पर्वत मिलेगा जिसका नाम अपलेशियन। ये सबसे पुराना पर्वत है, जैसे हमारा अरावली पर्वत है बहुत पुराना है। तो जो चीज़ पुरानी होती है वो धीमे धीमे दृढ़ होता है। तो अवसाद पर जो टूटते रहते हैं फिर वो अवसाद जमा होते हैं लगते हैं, उसके पास जो पठार जमा हो जाते हैं, जो मिट्टी जमा हो जाती है पठार बन जाता है, उन्हें हम गिरपाद पठार बोलते हैं। अब ये भी वैसा ही है, अरावली से हम इसकी तुलना कर सकते हैं, पुराना पर्वत है, अब पुराना है, प्राचीनतम है, अवशिष्ट है। अवशिष्ट का मतलब बच्चा कुछ थोड़ा सा रह गया। कहाँ से शुरू होता है, क्यूबेक से लेकर के बर्मिंगम तक,
ऐसे हमारा अरावली भी कहाँ से, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक, तो क्यूबेक से लेकर के बर्मिंघम तक जाएगा। और ये जो पर्वत आपको दिख रहा है ना, पर्वत का आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व, इसके आसपास कोयले के भंडार हैं। सबसे सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइट, तो एंथ्रासाइट के भी भंडार मिलते हैं। उसके बाद बिटमन्स के भी भंडार मिलते हैं, और यहाँ पे लोहे के भी हैं। अब लोहा भी है, कोयला भी है, तो हमें इस्पात उद्योग हमने, तो इसीलिए एक जगह पड़ती है यहाँ पे पिट्सबर्ग, और पिट्सबर्ग में बहुत बड़े बड़े पैमाने पे हमने लो इस्पात उद्योग लगाया गया है। इसीलिए इसको हम इस्पात नगरी या इस्पात राजधानी के नाम से भी जानते हैं। आज पूरी दुनिया में कहीं भी लो इस्पात उद्योग लगाए जाते हैं बड़ी तादाद में, तो पिट्सबर्ग पे करते हैं। थोड़ा सा और आप नीचे की तरफ जाएंगे बर्मिंघम, तो बर्मिंघम में भी आपको लो इस्पात उद्योग। अब ये जो आपको दिख रहा है अपलेशियन, अब अपलेशियन एक, इसका बहुत एक ऊंचा क्षेत्र है अपलेशियन, सबसे ऊंची जगह है जिसका नाम है ब्लू रिज, और उसी पे सबसे ऊंची चोटी बसी है जिसका नाम है माउंट मिशेल, माउंट मिशेल। अब अपलेशियन पर्वत का जो एक जो किनारा है इधर पूरब की तरफ, उस पूर्वी किनारे को हम कहते हैं फॉल लाइन। फॉल लाइन मतलब प्रपात रेखा। फॉल माने गिरना, इस लाइन से आगे बढ़ेंगे तो गिरेंगे। अब क्या है ना कि मैंने कहा पर्वत छट गया है, ऊंचाई धीमे धीमे घट गई, तो फिर लोग घूमने जाते हैं। पर्यटन जब घूमने जाते हैं यहाँ पे, तो वो पैदल पैदल चलते हैं, जो चलते हैं आप जानते हैं पर्वतों पे ट्रैकिंग बोलते हैं, तो ये ट्रैकिंग करते हैं। तो ट्रैकिंग करते समय जब ये जाते हैं बड़ा इंजॉय करते हैं, और रास्ते में बोर्ड लगे मिलते हैं डेंजर जोन के, कि आप इस तरफ न जाएं, फॉल लाइन है, आप उस तरफ न जाएं, डेंजर जोन है। अब क्यों है डेंजर जोन? फॉल लाइन का मतलब ये है, बहुत सी नदियां निकलती हैं और वे अचानक से अटलांटिक महासागर में गिर जाती हैं। यही वजह है कि एकदम से खड़ी नदियां जब गिरती हैं तो नीचे वाटरफॉल बनाती हैं। अगर कोई पर्यटक वहां पे अगर देखने भी जाता है डेंजर जोन से आगे, तो वो नदी के बहाव के साथ नीचे चला जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। और ये आपको मिलेंगे, तो यहाँ से कई शहर से होकर के जो गया है, तो कुछ शहर भी हैं जहाँ स्पेशली लोग घूमने जाते हैं, जिन्हें फॉल फॉल लाइन टाउन बोलते हैं। पर्यटक मनमोहक जगह है ये। जैसे आपको मिलेगा यहाँ पे, जैसे बोस्टन एक जगह है, वो भी फॉल टाउन में आता है, फॉल लाइन टाउन में बोस्टन है। बोस्टन के बाद आपको यहाँ न्यूयॉर्क मिलेगा, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया मिलेगा, बर्मिंघम मिलेगा, बल्टीमोर मिलेगा, कई शहर हैं फॉल लाइन टाउन। आगे और एक और पार्ट देखते हैं, अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार का ऐसे पठार जो वो पर्वतों के बीच में है। अब जैसे क्या है ना, जब कोई पर्वत बन रहा होता है, बीच में जब कोई कठोर चट्टान आती है तो वो मुड़ नहीं पाता। जब वो मुड़ नहीं पाता, जैसे ये देखो मुड़ गया, फिर ये मुड़ नहीं पाया यहाँ पर। अब पठार, पठार वो जगह होती है पर्वत से कम प्लेन होती है, तो पठार बन गया। अब ये जो पठार दो पर्वतों के बीच में, तो इंटर प्लेटो बोल, पर्वतीय। यही अगर जैसे मान लेते हैं ये आपका पर्वत है, और मैंने कहा जो पर्वत पुराने हो जाते हैं क्षरण होने लगते, जब क्षरण होगा तो ये सेडिमेंट जमा हो जाए, तो ये क्या है गिरपात। पाद माने पैर, गिर माने पर्वत, तो पर्वत के पैर में जो पठार होगा उसे हम फीड माउंट, ठीक है। उत्तर पर्वतीय पठार है। जैसे आपको यूकान पठार मिलेगा, वृक्ष, और हमारे मन में एक इमेज आनी चाहिए, यूकान पठार कहाँ है, अलास्का में, दो पर्वतों के बीच में अंतर पर्वतीय हो गया। यूकान के बाद आपको ब्रिटिश कोलंबिया मिलेगा, फिर कोलंबिया स्नेक पठार मिलेगा, फिर आपको ग्रेट बेसिन मिलेगा, फिर आपको कोलोरोडा मिलेगा, फिर आपको नीचे मैक्सिको पठार मिलेगा। अच्छा, यहीं पे अगर आप देखेंगे तो जगह मिलेगी वो डेथ वैली। डेथ वैली, डेथ वैली लोग बड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में घूमने जाते, देखने जाते। इसका टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, गर्मियों में बड़ा मुश्किल। डेथ वैली में हम देखेंगे, ये अमेरिका की सबसे गर्म जगह है और सबसे निचली जगह भी, डेथ वैली। डेथ वैली के आसपास ही एक पार्क बना है जिसको येलोस्टोन। हमने इतना आज देखा है। अब हम कल की जो क्लास में, ये हमने 2 घंटे में इतना पढ़ा था, हमने रिकॉल भी कर लिया। और मुझे आप लोगों से अपेक्षा है कि आपने भी 50% रिकॉल किया होगा, अगर ईमानदारी के साथ यहाँ पे प्रेजेंट रहे होंगे, बैठे होंगे। आगे हम देखेंगे, हम कल जो देखने वाले हैं, कल हम क्या देखेंगे, जैसे हम ग्रेट लेक्स, ये वाली झील, ये वाली झील, इनके बारे में हम जानेंगे। जैसे अगर आप ये वाली जब झीलें देखेंगे ना, जैसे ग्रेट लेक, जैसे सुपीरियर, मिशिगन, ड्यूरान, इरी, ओंटारियो, यहाँ देखेंगे आपको ग्रेट बियर, स्लेव, अथावस्का, विनपेग, के बारे में हम, क्योंकि जो झील हैं
पूरा अमेरिका का औद्योगिक क्षेत्र है। अमेरिका का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र यही है, ऊपर से कनाडा का भी है। यहाँ मिलेंगे आपको डुलुथ, मिशिगन, ठीक है, यहीं डेट्राइट, यहीं मिलेगा हैमिल्टन वगैरह, ये सारे महत्वपूर्ण, इनमें हम जानेंगे क्या प्रोडक्शन होता है, कैसे इतने मजबूत ये शहर कैसे हो गए, आज पूरी दुनिया में इनकी छवि है औद्योगिक दृष्टि से। चल, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है आज, सिर्फ 10 मिनट, जो आपको 2 ढाई घंटे में कराया गया है, वही आप 10 मिनट के लिए अपनी एटलस खोलें और जो नोट्स में लिखा है अपने वो मैच करेंगे, और उसको बस देखना है, पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। देखेंगे फिर आप जब दो एक बार फिर और देख लेंगे 2 3 दिन बाद, तो फिर आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, ऐसा पढ़ना चाहिए दोबारा ना। आपका एग्जाम हो रहा है 6 महीने 8 महीने, आप वन लाइनर फैक्ट रट रहे हैं, वो क्या है 2 दिन बाद भूल जाए। हमें ऐसा पढ़ना है 6 महीने जब हम पेपर देने जाएं तो आउटपुट, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखें।